हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए विषय हिंदी में लेकर आया हूं वर्ण। जैसा कि आप सभी को पता है कि शब्दों की रचना वाग ध्वनियों से मिलकर होती है। और सबसे छोटी वाग ध्वनि को या कह लीजिए जो लघुत्तम वाग ध्वनि होती है उसे ही वर्ण कहते हैं। जैसे क, य, प, ट आदि आदि आदि। जब ये वाग ध्वनियां आपस में मेल करती हैं तभी शब्दों का निर्माण होता है। जैसे क, ल, म ये आपस में मिले तो बना कलम। तो इस प्रकार हम शब्द बनाते हैं। और जब किसी चिन्ह का प्रयोग किसी वर्ण के सूचक के रूप में किया जाता है तब उस चिन्ह को उस वर्ण का वर्ण चिन्ह कहा जाता है, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इसे हम लिपि रूप में भी लिखते हैं। तो आइए अब हम अपने वर्णों को और अच्छे तरीके से जानते हैं वर्णमाला के माध्यम से। जी हाँ, वर्णमाला। वर्णमाला तो आप जानते ही हैं ना। किसी भाषा में जितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं उन सभी के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो आइए अपने वर्णों को वर्णमाला के माध्यम से जानते हैं। वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला भी कहा जाता है, जिसमें निम्न वर्ण हैं। वर्ण अ से लेकर अह तक स्वर, वर्ण क से लेकर ज्ञ तक इसमें व्यंजन हैं। हालांकि अ और अंग को स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं, हम यह जानते हैं कि यह लघुत्तम वाग ध्वनियाँ हैं। जब इन लघुत्तम वाग ध्वनियों को किसी संकेत चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वह उस वर्ण का वर्ण चिन्ह बन जाता है। जैसे क के लिए वर्ण चिन्ह क प्रयुक्त होता है, ऐसे ही अन्य वर्णों के लिए वर्ण चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने मुख विवर की। मुख विवर में आप यहाँ अलग अलग भागों को देखेंगे, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये वे स्थान हैं जिनके माध्यम से हम अपने वर्णों का उच्चारण करते हैं, या हमारे वर्णों के उच्चारण में इन स्थानों का प्रभाव पड़ता है। हिंदी या संस्कृत को वैसे भी वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। उसका यही कारण है कि हम अपने मुख की बनावट के आधार पर यहाँ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और उन सभी ध्वनियों को हमारी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। आइए अब हम चलते हैं अपनी वर्णमाला में स्वर की ओर और जानते हैं स्वर क्या होते हैं, और स्वर के वर्गीकरण पर हम एक नज़र यहाँ डालेंगे। तो चलते हैं स्वरों की ओर। वर्णमाला। वर्णमाला में आइए बात करते हैं अपने स्वर वर्णों की। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे स्वर वर्ण हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। कुल मिलाकर के 13। अब प्रश्न है कि क्या ये 13 के 13 स्वर वर्ण हैं? तो इसका उत्तर है जी नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं अंग और अह की। अंग और अह को न तो स्वर की श्रेणी में रखा गया है, ना ही व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। तो ये है क्या? ये है अयोग वाह। अयोग वाह का अर्थ होता है जो योग ना होने पर भी साथ बहें। चूंकि 12 खड़ी में इनका प्रयोग होता है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ रखा। तो अब इन दोनों को यदि स्वर की श्रेणी से हटाते हैं तो हमारे स्वर वर्ण हो गए
11। अब प्रश्न ये है कि ये जो वर्ण हैं इन्हें ही स्वर क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, ये वे स्वर हैं, या कह लीजिए इन्हें स्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि इन वर्णों को उच्चारित करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको यहाँ समझाता हूँ। क, जब भी हम क को बोलते हैं तो क के लिए क के साथ अ की भी उच्चारण होता है, यानी क को बोलने के लिए क के साथ अ को भी बोलना पड़ता है, इसलिए ये व्यंजन है। जबकि हम इन वर्णों की बात करें तो इन वर्णों को बोलने के लिए किसी प्रकार के अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें स्वर कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय जो सांस होती है, या कह लीजिए श्वास, वो मुख विवर के कंठ, तालु आदि स्थानों से निर्बाध रूप से निकलती है, बिना किसी रुकावट के। जबकि व्यंजन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इन वर्णों को यहाँ स्वर कहा गया है। तो हमारे जो स्वर हैं उनकी संख्या है 11। आइए अब हम अपने स्वर वर्णों को वर्गीकृत करते हैं, और वर्गीकरण के ये अलग अलग आधार हैं। चलिए इनके वर्गीकरण को देखते हैं। चलिए अब हम अपने पहले वर्गीकरण को देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे मुख विवर के विभिन्न भाग होते हैं, जिन्हें चित्र में भी प्रदर्शित किया गया है। उन्हीं भागों का हमारे इन स्वर वर्णों पर प्रभाव पड़ता है, और उन्हीं भागों के आधार पर हमने अपने इन स्वर वर्णों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, वर्ण अ और आ, इसके उच्चारण में कंठ का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे कंठ्य। इ और ई के उच्चारण में तालु का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें तालव्य स्वर वर्ण। उ और ऊ के उच्चारण में ओष्ठ यानी हमारे होठों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ स्वर वर्ण। री के उच्चारण में मूर्धा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे मूर्धन्य स्वर वर्ण। ए और ऐ के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य स्वर वर्ण कहा गया है। और अंत में ओ और औ, इनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ्य स्वर वर्ण कहा गया है। तो इस प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर हमने स्वर वर्णों को वर्गीकृत किया है। चलिए अब हम अगले आधार को देखते हैं, उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। यहां आप वर्ण अ, इ, उ, री देख रहे हैं। ये वे स्वर वर्ण हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की जो अवधि होती है वो कम होती है, जिस कारण से इनको ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा बाकी जितने बचे हुए स्वर वर्ण होते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये वे स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण की जो अवधि होती है वो अधिक होती है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहा गया है। दीर्घ स्वर वर्ण में जितना समय लिया जाता है वह ह्रस्व स्वर वर्ण के
बोलने में लिए गए समय का 2 गुना होता है। जैसे जितने समय में हम अ को बोलेंगे, आ का उच्चारण करने में हमें उसका 2 गुना समय लगेगा। तो इस प्रकार उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। चलिए अब अपने अगले आधार को देखते हैं, जो है जिह्वा के सक्रिय भाग के आधार पर स्वर वर्ण। जिह्वा यानी जीभ। यहां आप वर्ण देखेंगे, इ, ई, री, ए, ऐ। ये वे स्वर वर्ण हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की उस अवधि में हमारी जिह्वा का अग्रभाग यानी आगे का भाग अधिक सक्रिय होता है। इस कारण इन्हें अग्र स्वर कहा गया है। इसके बाद वर्ण अ पर विचार करते हैं। वर्ण अ के उच्चारण के दौरान हमारी जिह्वा का मध्य भाग यानी बीच का जो हिस्सा है वो सक्रिय होता है, जिस कारण वर्ण अ को मध्य स्वर कहा गया है। इसके पश्चात अब हम देखेंगे वर्ण आ, उ, ऊ, ओ, औ। ये वे स्वर वर्ण हैं जिनके उच्चारण की अवधि में हमारी जिह्वा का पीछे का हिस्सा सक्रिय होता है, जिस कारण से इनको पश्च स्वर कहा गया है। अतः जिह्वा के सक्रिय भाग के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए चलते हैं अपने अगले आधार की ओर, होठों की गोलाई के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। अब हम यहां पर देखेंगे उ, ऊ, ओ, औ। ये वे स्वर वर्ण हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की उस अवधि में हमारे होठों की जो बनावट होती है वो गोल या वृत्त के समान हो जाती है। इसी आधार पर इन्हें वृत्ताकार स्वर वर्ण भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे इनके अलावा जो बाकी बचे हुए स्वर वर्ण हैं, जैसे अ, आ, इ, ई, री, ए, ऐ। इनके उच्चारण में हमारे होठों की जो बनावट होती है वो गोल नहीं होती, इसलिए इन्हें अवृत्ताकार स्वर वर्ण कहा जाता है। तो ये होठों की गोलाई के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण है। चलिए अब हम अपने अगले आधार की ओर चलते हैं, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर वर्ण। यहां पर आप देखेंगे वर्ण इ, ई, उ, ऊ और री। ये वे स्वर वर्ण हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की उस अवधि में हमारा मुख बहुत थोड़ा या कह लीजिए अति अल्प खुलता है, जिस कारण से इनको संवृत स्वर कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं आ। जब हम आ वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण की अवधि में हमारा मुख बहुत अधिक खुलता है, जिस कारण से इसे हम विवृत स्वर वर्ण कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं ए और ओ की। ये वे स्वर वर्ण हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारा मुख है वो संवृत स्वर वर्णों की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलता है, जिस कारण इन्हें अर्ध संवृत स्वर वर्ण कहा गया है। इसके बाद अंत में आते हैं अ, ऐ, औ। ये वे स्वर वर्ण हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की अवधि में हमारा मुख विवृत स्वर आ की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, उतना नहीं, उससे थोड़ा कम, इसलिए इन्हें अर्धविवृत स्वर वर्ण कहा गया है। इस प्रकार मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है, संवृत स्वर वर्ण, विवृत स्वर वर्ण, अर्धसंवृत स्वर वर्ण, अर्धविवृत स्वर वर्ण।
मेरे इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई कमेंट हो तो उसे आप करना ना भूलें।